चैनल विकास चौधरी 2.0 पर स्वागत है। हम कलाम कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उनके सॉल्यूशन वीडियो है वो उनकी सीरीज़ है वो लेके चल रहे थे। उसी बेस में आप पहले भी वीडियो देख सकते हो। रीट लेवल 1 के 2 पेपर मैं करवा चुका हूँ जो कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद में जो लेवल 2 के जो पेपर है वो हम बारी बारी से करें। हमने SST का कर लिया, अभी आज हम गणित विज्ञान का करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी कलाम कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उनमें आपको बता दूं 80 क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेंगे हर टेस्ट में, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबके 80 क्वेश्चन सेम है। वो 80 क्वेश्चन है जो सेम टॉपिक है, जिनको आपका पाठ्यक्रम जो सेम आता है उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन है वो सभी के 80 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने रीट लेवल 1 का जो 15 को एग्जाम लगा था रीट लेवल 1 का, उसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो मैंने दिया है। तो इसका मतलब 80 क्वेश्चन आपके रीट लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट है उस पेपर के भी आपके कंप्लीट हो गए। तो जो पहले 80 क्वेश्चन जिसको चाहिए वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग से आप जो भी आपके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें क्योंकि वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो एक बार ग्रुप को विजिट जरूर करें, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गणित विषय आप देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा, आपको लगे कि नहीं अलग अलग दे, देखिए यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, लेवल 1 के अंदर मिलेगा, यही आपको लेवल 2 के अंदर मिलेगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो। अब देखिए हम सीधे चलते हैं जहाँ पे गणित विज्ञान के जो 80 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ये लगे कि नहीं। तो देखिए 1 नंबर पहले दिखा दिया था और 80 नंबर ये वाला आप देख सकते हो, वहाँ पे भी यही मिलेगा। तो वहाँ से आप 80 क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने एक बार में करवा दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला पूछा हमें अप्रिमेय संख्या इनमें से कौन सी नहीं है। तो प्रीमेय संख्या कौन सी नहीं है, जो अंडरूट के अंदर जो संख्या होगी वो प्रीमेय संख्या नहीं होती है। तो देख लेते हैं हम, चारों की चारों अंडरूट में दे रखी है, लेकिन अंडरूट अगर आगे सोल्व हो जाए तो वो अंडरूट नहीं रहेगा। जैसे अंडरूट 900 को हम 30 लिख सकते हैं, तो ये तो प्रीमेय संख्या है। देखो अंडरूट 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, अंडरूट लगा दो, इनमें जोड़ेंगे तो अंडरूट 25 आ जाएगा, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है अप्रिमेय संख्या, क्योंकि अप्रिमेय संख्या है, सॉल्यूशन हो गया इसका भी। और अंडरूट 12.96 की को भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ते हो तो आपका इसको भी सॉल्यूशन कर लोगे। लेकिन अंडरूट जो 125 दे रखा है, अंडरूट 125, तो देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 का तो 1 बन जाएगा, लेकिन आगे 5 ये निश्चित रूप से हटेगा नहीं। तो ये कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या। हमें पूछा क्या है, प्रीमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को आपको सीधा आंसर बता दूंगा, आप अपने बेस पे सॉल्यूशन कर लेना उनका। आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन जो कलाम कोचिंग की तरफ से करवाए जाएंगे आपको मुख्य परीक्षा तक मिलते रहेंगे, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। उसके बाद पूछा है कि अप्रिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है। तो अप्रिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण, जैसे देखो कोई भी संख्या होगी 5 पॉइंट या दशमलव, दशमलव के बाद में जो भी संख्याएं मिलती है हमें वो किस प्रकार की होती है, क्या शांत होती है, अशांत आवर्ती अशांत होती है, अनावर्ती अशांत होती है। तो किस प्रकार की होती है, अनावर्ती अशांत, मतलब आवर्ती भी नहीं होती है और शांत भी नहीं होती है। जैसे देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। अगर इसको हम करें आवर्ती शांत तो देखो ऐसे आना चाहिए, जैसे 5.12 1 2 1 2 ऐसे आना चाहिए। तो ये भी ऐसा अप्रिमेय संख्याओं में नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद में आगे हमें दे रखा है 83 नंबर क्वेश्चन को जोड़ करना है हमें। तो देखिए आप कर सकते हो, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सीधा सा है, जोड़ करना है ये तो। उसके बाद में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, ये पूछा हमें, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमसे पूछा गया है। तो 84 नंबर के अंदर देख लेते हैं हम कि कोई दो अप्रिमेय संख्याओं के योग व वैकल्पिक का अप्रिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। कोई भी दो अप्रिमेय संख्याओं के योग व वैकल्प का अप्रिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अप्रिमेय संख्या होता है, ले ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अप्रिमेय संख्या हो। और कोई दो भिन्न अप्रिमेय संख्या ए और बी के लिए संख्या ए बटा बी सदैव अप्रिमेय होगी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें से केवल एक सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद में हम बात करें, देखो 85 नंबर क्वेश्चन की बात आती है कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होती है। प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होती है, तो किस रूप में होती है, 4n-1 व 4n-3 के रूप में होती है प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या। उसके बाद में मैं बात करूँ, देखो यदि p+4 p+14
तीनों अभाज्य संख्याएं हो तो पी के कितने विभिन्न मान होंगे। तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी के कितने विभिन्न मान हो सकते हैं। तो देखिए कितने मान हो सकते हैं, तो पी का एक ही मान संभव है जब ये तीनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। तो देखिए अभाज्य होने के लिए आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा डिजिट जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा हो तो पी की जगह आप उसको रख सकते हो। रखने के बाद में अगर आपको वो अभाज्य संख्या मिले तो वही उतने क्या हो जाएंगे, उसके मान हो जाएंगे। तो एक ही ऐसा मान हो सकता है पी का जो क्या हो जाओ, फिर ये तीनों संख्या अभाज्य हो जाएंगी। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमें दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन पूछा हमें, कौन सा इसमें से। तो देखिए यदि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। कि ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका जोड़ा, जिनका अंतर, संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, तो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। और 2 नंबर दे रखा हमें 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म है। 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म है, 8 अभाज्य युग्म है। इनमें से हमें पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन कौन सा है इसमें से, ये दोनों ही सत्य कथन होते हैं, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी। उसके बाद में तो सभी n संख्याओं के लिए 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n बराबर -5 भाज्य है। तो ये हमें n के लिए एक कंडीशन दी गई है कि n के किस मान के लिए होगा। तो देखिए इसमें वो कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर लेना। इसमें क्या हो जाएगा, 24 नंबर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करवाने सभी क्वेश्चन का बैठ गया तो टाइम लग जाएगा। 7 अंकों की एक संख्या 6x 16 98 y यह 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो देखो ये एक संख्या दे रखी है हमें 6x 16 98 और y ये क्या है, 72 से पूर्णतः विभक्त है। तो हमें 5x माइनस वाई का मान पूछा है। तो देखिए इसमें x और y का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में आपका प्रश्न है वो सोल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है कि x और y की जगह हम ऐसा ही कौन सी संख्या रखें जिससे क्या हो जाए, ये वाली संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 72 का हम पहले जोड़ा कर लेंगे। देखो पूरी अगर आप भाग देके ना कर सको तो 9 × 8, उसके बाद में भी आगे कर सकते हो 3 × 3, उसके बाद में 2 × 2 × 2। अब इस संख्या का भाग देके आप देखोगे, उसके बाद में ये संख्या विभाजित होने वाला नियम आ जाएगा। आपको नियम आने के बाद में x और y का मान आ जाएगा और यहाँ पे आप रख देना और उत्तर आ जाएगा। और उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए इस संख्या को x और y की जगह ऐसे दो संख्याएं रख दीजिए जिससे यह संख्या क्या हो जाए, 72 से विभाजित हो जाए। तो x और y का मान आने के बाद तुरंत ये प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूँ 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में कि x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो हमें पूछा है कि -x की पावर x -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y इक्वल के बराबर है, जहाँ x और y क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें मान पूछा है, पहले तो देखो कंडीशन दे रखी है कि x और जो y है वो दोनों मिलाकर क्या बनती है, 11 बनती है। जैसे x का मान 5 हो गया, y का मान 6 हो गया, या 6x हो गया और y का मान 5 हो गया, कोई भी मान हो सकता है। उसके बाद हमें कंडीशन भी दे रखी है कि x और y दोनों क्या है, पूर्ण संख्या हैं। तो ये मान जो दे रखा है हमें, एक ये -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y किसके बराबर हो सकता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि 1373 की पावर 36 और 1442 की पावर 20 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको पता है इकाई अंक, अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो इकाई अंक आपने निकालना सीख लिया होगा। तो इकाई अंक निकालना है, जो भी इकाई अंक आए उसके दोनों को क्या करना है, अंतर करना है और वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कितना आएगा इसमें, 5 आ जाएगा। हमें पूछा है कि 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 8, 7 की पावर 9 और 8 की पावर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि इनके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ये हमें बताना है। तो कितने हो जाएंगे, आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और इसमें कितने हो जाएंगे, 68 है वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में अगर सॉल्यूशन करवाने बैठ गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि मैथ की आपको पता है कि 30 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन की अगर 2-3 मिनट भी अगर हम लेके चलें, क्योंकि मैं करवाने बैठूँ तो आपको समझ में भी आना चाहिए, तो 2-3 मिनट भी लेके बैठे तो इन 30 क्वेश्चन में ही हमारे टाइम चला जाएगा 1.5-2 घंटे का। तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं आपको पर्सन उपलब्ध करवा रहा हूँ, साथ साथ में थोड़ा बता भी रहा हूँ और आपको उत्तर भी दे रहा हूँ। तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि मैथ में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको उत्तर मिल जाता है कि ये उत्तर है तो आप हल भी कर सकते हो।
उसके बाद लिखा है कि एक दो अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके 5 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, अथवा इसके अंकों के अंत को 16 से गुणा करके 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो वह संख्या, देखो एक संख्या पूछी है इन्होंने, दो अंकों की संख्या पूछी है, और उसमें ये कंडीशन बता रहा है कि एक दो अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को क्या कर दो, 8 से गुणा कर दो। भी कोई भी दो अंकों की संख्या ले लो, जैसे 92 दे रखा है, इन दोनों अंकों के क्या कर दो, योग कर दो, 11 हो जाएगा, उसको क्या कर दो, 8 से गुणा, और फिर क्या कर दो, इसमें से 5 घटा दो तो प्राप्त हो जाए। या फिर क्या बोल रहा है ये कि अथवा उसके अंकों के अंत को, तो उसके अंकों के क्या कर लो, अंतर कर लो, जैसे 9 में से 2 गया कितना हो जाएंगे, 7, फिर क्या कर दो 16, तो फिर क्या कर दो 3 से गुणा, तो क्या करोगी, वो संख्या प्राप्त होगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम संख्या ले ले 83 ले ले, पहली कंडीशन क्या कहती है कि इनके अंकों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे हम, कितने आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर क्या कहता है ये 8 से गुणा कर दो, ये कर दिया, कितना हो गया, 88 हो गया। फिर क्या कह रहा है ये 5 घटा दो, तो मैंने 5 घटा दिया, कितना आ गया, 83 आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कहता है कि 83 ले रखा है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, अथवा फिर कहता है कि ये दोनों का अंतर कर दो, 5 आ गया। फिर कहता है 16 से गुणा कर दो, 16 5 80 हो गया। फिर कहता है ये 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 83। दोनों कंडीशन में 83 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये उत्तर सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो मैथ के क्वेश्चन हल करने का फॉर्मूला है कि आप प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ के आप उसको समझ लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन आता है कि 9/7 की पावर 3 इंटू में 49/81 की पावर होल पावर 2x-6 इक्वल 7/9 की पावर 9 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इससे ज़्यादा आसान प्रश्न आपके मेरी नज़र में आपके लिए हो नहीं सकता अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो। तो देखिए 9/7 की पावर 3 दे रखा है, इंटू में दे रखा है हमें 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं ना, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ऊपर होल पावर हमें दे रखा है 2x-6 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था वो अब हम दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें मोबाइल में जब हम वीडियो बनाते हैं तो जगह कम होती है। मैथ के क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए, बोर्ड उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए 9/7 की पावर 3 इंटू में मैं सीधा कर देता हूँ, देखो 7/9 को लिख के इसके होल पावर भी तो लिख सकते हैं ना 49/81 को, और ऊपर पहले से मौजूद है 2x-6। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल भी कर सकते हैं, देखो कैसे कर लेते हैं। तो अब इसको गुणा कर दीजिए आप, बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, या हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो 9 इंटू में 9 बटा में 7 इंटू 7 और इक्वल में दे रखा है हमें 7 इंटू 7 बटा में 9 इंटू 9 की पावर क्या दे रखा है, 2x-6 दे रखा है। ये वाला है, सीधी सी बात है। अब देखो इसको आप एक तरीके से चाहो, या तो इसको ये बना लो, दोनों को एक जैसा बना लो, इसको और इसको एक ही संख्या बना लो, 7/9 बना लो उसके बाद में, तो हल हो जाएगा। या फिर इसको ये कर सकते हो कि अलग अलग पहले काट के कर सकते हो, तो शायद आप कर लोगे। ये क्वेश्चन x का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम कर लेते हैं, इसमें उत्तर कितना आ जाएगा इसका 94 नंबर का, तो 94 नंबर में नंबर 1 आ जाएगा कितना, 6 उत्तर इसका आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए आपको पता है स्पेस की भी ज़रूरत होती है इसमें, मैं अगर ऐसे मिटाता जाऊंगा पीछे से तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर इस वजह से मैं आपको हो सके उतने थोड़े थोड़े मैं बता देता हूँ टुकड़ों में, और उसके बाद में आप कर लेना। अब देखो 4 की पावर n इंटू 20 की पावर m-1 इंटू 12 की पावर m-n इंटू में 15 m प्लस n-2 बटा में 16 की पावर m इंटू 5 की पावर 2 m प्लस n इंटू में 9 m-1। तो ये वाला हमसे पूछा गया है। देखो सरलीकरण के क्वेश्चन है, और सरलीकरण के आप टुकड़ों में तोड़ के है वो उत्तर कर सकते हो। तो देखिए इसका उत्तर बता देता हूँ मैं, आप सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर कोई भी उत्तर आपको ऐसा लगे कि प्रश्न का हमें नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बताने देना, मैं अलग से करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 95 नंबर में उत्तर कितने आ जाएंगे, 1/500। उसके बाद में हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा है कि इनमें से संख्या बड़ी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप एक तरीका तो ये होता है कि घात को बराबर कर लो, जो भी दे रखी है ना आपको, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48 की घात को सबको बराबर कर दो, और फिर बेस में जो भी बड़ा होगा वो क्या आ जाएगा, अपनी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। एक ही तरीका, इन सभी को क्या कर दो, इस तरीके से काट दो कि आपको क्या मिल जाए, घातें बराबर मिल जाए। तो घातें जब बराबर मिल जाएगी आपको तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। उत्तर मैं बता देता हूं, देखो इसका 96 नंबर का उत्तर होगा 4 की पावर 48। उसके बाद में हम 97 नंबर क्वेश्चन देखें कि x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2 होल पावर x, तब x का मान क्या होगा, ये आपको सोल्व करना है। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, 9/4 आ जाएगा।
उसके बाद हमें पूछा है यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर x माइनस जेड, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। इसको देखो सॉल्यूशन कर लेना, मैं यहाँ पे कराने बैठ गया टाइम लग जाएगा। तो 98 नंबर के अंदर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में 27 की पावर x माइनस वाई बराबर 243, 7 की पावर x प्लस वाई बराबर 2401 वो तो x और y का मान हमें पूछा है। तो देखो हम एक तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा है 27 की पावर x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है, 243। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, और ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब देखो हम बात करें उसके बाद में 7 की पावर x प्लस वाई बराबर दे ही रखा है, 7 की पावर 3x माइनस 3y बराबर तो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 243, और 7 की पावर x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 2401। अब इसको आगे हल कर लेना, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ दोनों के। तो 99 नंबर के में उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर वाला, x बराबर हो जाएगा 17/6 और y बराबर हो जाएगा 7/6। 100 नंबर दे रखा है हमें √5 प्लस 2√6 प्लस में 1/√5 प्लस 2√6 का मान हमें पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटू करके आप गुणा कर लेना, जो हम अपोजिट जो सिंबल से करते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हो हल, और उत्तर आ जाएगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ 100 नंबर में। तो देखिए 100 नंबर के अंदर आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में 101 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ मैं कि अंडरूट में 10 प्लस अंडरूट 25 अंडरूट 108 प्लस अंडरूट 154 प्लस अंडरूट 225 बटा में 3√8 दे रखा है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की हल करने की। तो अंडरूट 225 क्या हो जाएगा अपना 15, तो इसको क्या कर दो 154 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5 4 9 और 6 169 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतने चीज़ का उत्तर कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब 13 को क्या करना है आपको 108 में जोड़ दो, तो 108 में जैसे ही जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 8 3 11 1 2 1 121, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 11 को क्या करो 25 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, क्या बचेगा 6 बचेगा। 10 को 6 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और अंडरूट 16 को क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। ठीक है 101 नंबर का हो गया आपका। देखिए कितना आ जाएगा अपना, अब दोबारा से भी देख सकते हो, 1 मिनट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आया अपना 15, ये 15 इस 154 में जोड़ेंगे तो कितने 169 हो जाएंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 13। फिर 13 को 108 में जोड़ेंगे, हाँ 13 को 108 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 121, तो क्या आ जाएगा 11। 11 को 25 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 36 को हम अंडरूट हटाएंगे तो 6 बचेंगे अपना, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 4। अब नीचे हमें दे रखा है, देखो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे दे रखा है 8, तो 8 के हम टुकड़े कर लेंगे 3 बार, घनमूल में दे रखा है तो टुकड़े करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2, तो 2 का भाग 4 में देंगे कितना आ जाएगा उत्तर 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 नंबर वाला। देखिए इसमें ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद में दे रखा है 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात करो, हमें क्या पूछा है इसका वर्गमूल पूछा गया। तो देखिए वर्गमूल, आप शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसका वर्गमूल निकालना ना आए, तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसका कितना आएगा 0.18 आ जाएगा। देखो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो आप, 0.0324 दे रखा है आपको, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4 0 आ जाएगा। ये किस में पूछा हमें वर्गमूल पूछा है, तो 324 का तो कितना आ जाएगा 18, और इसमें दे दिया हमें 10,000, 10,000 का कितना बचेगा हमारे पास में 100, वर्गमूल हटाते वर्गमूल ही तो पूछा है। तो अब देखो 100 का भाग 18 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0.18, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में 103 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि एक व्यंजक दे रखा है 21.98 इंटू 21.98 प्लस में 21.98 x प्लस में 0.04 प्लस में 0.04 पूर्ण वर्ग है, तो x का मान हमें पूछा है। तो आप कर लोगे इसको, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अलग से सॉल्यूशन है उपलब्ध करवा दूंगा। इसका उत्तर हो जाएगा 0.08। 104 नंबर क्वेश्चन है यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √14 प्लस 8 √3 है तो इन दोनों के पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग दे रखा और दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा ये हमसे पूछा है। आप सोल्व कर लेना, इसका उत्तर बता देता हूँ, ये क्या होगा 100। 105 में पूछा हमें असत्य कथन देखना है, हमें इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पूर्ण संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 अथवा 9 होता है, ये तो बिल्कुल राइट बात है, पूर्ण वर्ग संख्या का होता है। जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती।
ये भी बात है, जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिस संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। और n अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक अथवा n+1/2 अंक होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइथागोरस त्रिक पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो पाइथागोरस त्रिक का नियम क्या है? 90 डिग्री वाला जो आप कहते हो ना, जो फॉर्मूला लगता है। तो देखो 6, 8 और 10, इसमें से 2 जोड़े कर लो 1 के बराबर वर्ग। तो देखो 36 हो जाएगा 6 का, प्लस में 8 का हो जाएगा 64 और 10 का क्या हो जाएगा 100। ठीक है। तो ये भी 100 है, 36 और 64 जोड़ोगे तो 100। तो ये तो नहीं हो सकता, तिरक है ये, तो उत्तर नहीं होगा अपना। 8, 10, 12 इसको देखोगे, 8, 10 से 12 को देखोगे तो इसका है वो त्रिक नहीं बनेगा। किस प्रकार, किसी भी प्रकार के त्रिक है वो नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये उस फॉर्मूले में आप रख के देख लेना, कोई भी 2 जोड़े वो का वर्ग वर्ग कर लेना, फिर उसके बाद में वो तीसरे जोड़े के वर्ग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसमें से मैंने आपको बता दिया 3 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में 107 नंबर दे रखा है, घनमूल दे रखा है 8,57,375 और माइनस में घनमूल दे रखा है 74,088 का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व तो करना है। देखो इसका दोनों का घनमूल निकाल के और माइनस कर देना, और उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 107 नंबर में कितना होगा, 53। 108 नंबर में है कि प्रत्येक असत्य खत्म पूछा है मैं। 108 में असत्य, प्रत्येक सम संख्या का घन सम संख्या है, सही है, घन सम होता है, सही बात है। एक पूर्ण वर्ग घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती, ये भी बात सही है। घन संख्या पूछा है भाई, दो शून्य पर समाप्त नहीं होगी कभी। कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, कोई ऐसा पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, ये बात बिल्कुल गलत है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, ये बात तो सही है। ऐसे तो पूछा था। हमें दे रखा है यदि √18,225 बराबर 135 हो तो हमें ये पूछा है इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि 18,225 को हम अगर 135 लिखते हैं, ये संख्या दे रखी है हमें 182.25। तो देखिए इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा 100, और ये अंडरूट में तो है ही, तो ये तो निकल के आ जाएगा पूरा, इसका अंडरूट हट गया, ये तो 135 आ जाएगा वापस। लेकिन ये नीचे 100 भी तो रह गया ना, तो इसका बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो पहला क्या हो जाएगा 13.5। ठीक है, याद रख लेना आप, पहला तो कितना हो जाएगा 13.5 आ गया। अब देखो आगे दे रखा 1.8225। अब इसका देखो वर्गमूल वर्ग में तो दे रखा है, 4 पॉइंट लगाए, 4 जीरो लगाएंगे तो इसका क्या हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा। तो ये तो वापस क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब देखो नीचे 10,000 आ गया, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितने आ जाएगा 1.35। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14.9985। अब देखो इससे आसान प्रश्न नहीं होगा, शायद मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। घनमूल दे रखे हैं 512, 1728, 343 माइनस में और 27 ये दे रखा है, आप कर लोगे शायद। 8 आ जाएगा इसका 1728 का भी कर लेना, इसका 7 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, और ये भी देख लेना कितने का होता है 1728। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, गुणा जोड़ और माइनस में करना है। तो उत्तर बता देता हूँ इसका, 110 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 हो जाएगा। अब देखो मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो गए, हम साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं, और इनको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिका का परीक्षण स्थान कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिका का परीक्षण स्थान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यदि लार में लार इमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो कि लार में लार इमाइलेज की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मुख गुहा में कौन सी घटना है वो प्रभावित होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या होगा, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना प्रभावित हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःश्वसन के दौरान वायु का सही मार्ग कौन सा है? तो अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग हमसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा इसमें से? तो 113 नंबर क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर वाला, पहले नासाद्वार ग्रसनी, फिर कंठ में, फिर श्वास नली में, फिर कुपिकाओं में। वृक्कों के निस्संदेह इकाई को क्या कहते हैं? निस्संदक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की निस्संदक इकाई को क्या कहते हैं, ये हमसे प्रश्न में पूछा था, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, शायद सभी को पता हो।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधों का जो जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जठर रस में नहीं पाया जाता? तो जठर रस में कौन सा नहीं पाया जाता ये पूछा है। तो देखिए पेप्सिनोजन पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है और गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन एंजाइम में नहीं पाया जाता। 118 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जनन के समय गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय की दीवारों की अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती है उनके संकुचन को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, जिसको जनन हार्मोन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन पूछा है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन पूछा है। तो देखिए ये केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है, ये भी बात सही है। इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, तो असत्य कथन यही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण किसके चारों तरफ होता है ये हमसे पूछा है। तो किस के तरफ होता है? रसदानी के चारों तरफ होता है एकल झिल्ली का। अंतःपर्दवीय जालिका का कार्य नहीं है। तो अंतःपर्दवीय जालिका का कार्य कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करना ये तो है। विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण ये भी है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है ये भी बात सही है, लेकिन शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने का काम है वो अंतःपर्दवीय जालिका का नहीं है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? तो कौन सा जो कोशिकांग प्रोटीन है जो संश्लेषण का कार्य करता है? तो देखिए इसमें हो जाएगा अपना राइबोसोम कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है? कार्य करता है। 123 नंबर क्वेश्चन हम देखें कि एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? आंतरिक अंगों के बीच में एरिओलर ऊतक नहीं पाया जाता। आंतर में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। आंतर पचे हुए भोजन को क्या करती है? अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? देखिए आंतें जो होती है वो भोजन को क्या करती है? अवशोषित करती है पचे हुए भोजन को। तो इसमें उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो कौन सा है? सत्रित सल की उपकला। अस्थि आघात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो देखिए अस्थि आघात्री है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है ये हमसे पूछा गया है। तो किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है हड्डियों में। पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पादपों में लचीलापन किसके कारण होता है ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो किसके कारण होता है? स्थूल गुणातक के कारण होता है। 127 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो एक तरफ तो देख रहे हैं, देखो पेशी युग्म दे रखा है और उनमें से पूछा है कि अनैच्छिक पेशियों के कार्य के रूप में कार्य करता है, ये हमसे पूछा गया। तो 127 में उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें उत्तर हो जाए, एक तो चिकनी पेशियां करती है और एक करती है हृदय पेशियां। तो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन पूछा है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? तो न्यूरॉन में जो विद्युत आवेग होता है वो कहाँ से तो प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए जो न्यूरॉन होते हैं वो डेंड्राइट से प्रारंभ होते हैं, फिर कोशिकाएं में जाते हैं, फिर एक्सोन में जाते हैं और फिर एक्सोन छोर में जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 129 नंबर पूछा है कि इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन हमें चुनाव करना है। तो ये अग्नाशय से उत्पन्न होता है, सही बात है, ये तो इंसुलिन अग्नाशय से उत्पन्न होता है। या रुधिर में शर्करा का स्तर का नियमन करता है, ये भी बात सही है। इंसुलिन के अपर्याप्त सेवन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, ये बात गलत है इंसुलिन के बारे में। कौन सा पादप हार्मोन फलों एवं बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो फल और बीजों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा है इसमें से? साइटोकाइनिन। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कहाँ से होता है ये हमसे पूछा है। तो कहाँ से होता है? अनुमस्तिष्क से। किसी व्यक्ति के रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी व्यक्ति है उसके रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ को अलग किया जाता है और साफ करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अपवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
133 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोकैरियोट का अप्रवासिक केंद्र किस क्षेत्र में होता है? प्रोकैरियोट का अप्रवासिक केंद्र क्षेत्र कहलाता है, ये पूछा है भाई। तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? केंद्राभ कहलाता है। 134 नंबर पूछा है हमें, शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है, ये हमसे पूछा है। तो किससे होता है? गोल्जिकाए से। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्संदेह वृक्क में होता है? तो कितने लीटर होता है? 180 लीटर होता है। लसिका में क्या नहीं पाया जाता? तो लसिका में क्या नहीं पाया जाता, ये पूछा है। तो लसिका में क्या नहीं पाई जाती? प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ से होता है? विनिमय कहाँ से होता है श्वसन के दौरान, ये हमसे पूछा है। तो किसके द्वारा? फेफड़ों की कोशिकाओं के द्वारा। 138 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संकुंचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? संकुंचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो कौन सी संरचना रोकती है रुधिर को वापस बहने से, उल्टा रक्त बहने से? हृदय के भीतर स्थित कपाट। शरीर के से हृदय के दाएं आलिंद में रक्त कौन लेकर आता है? तो शरीर से हृदय में के दाएं आलिंद में रक्त कौन लेकर आता है, ये हमसे पूछा है। तो कौन लेकर आता है? महाशिरा लेकर आती है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग मस्तिष्क है, ये बात तो गलत है। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ये बात सही है। लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में मेडुला से होता है, ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर। अब देखिए, विश्लेषण विधि के संबंध में असत्य कथन पूछा हमसे। विश्लेषण विधि के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो विश्लेषण विधि के संबंध में असत्य कथन है, अनुमान से निष्कर्ष की ओर शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये वाला सही हो जाएगा। अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो दीर्घ पदों का सिद्धांत है, वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। 143 दे रखा है कि रेखा गणित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? रेखा गणित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि। कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता का नियम है, वो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। समस्या का समाधान विधि के सोपानों का प्रथम पद है। समस्या समाधान विधि के सोपानों का प्रथम पद पूछा है, तो कौन सा है? समस्या का चयन। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के संबंध में असत्य कथन पूछा है। व्याख्यान प्रदर्शन के संबंध में असत्य कथन पूछा हमें, कौन सा है? तो यह विधि करके सीखने के सूत्र पर आधारित है, ये वाला है, वो ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम पूछा है। तो इसमें विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का है कि ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। तो कौन सा कथन है? वो असत्य है, यह विधि सूचनात्मक है, ये वाला ऑप्शन है, वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि शिक्षण सिद्धांत नहीं है। प्रयोगशाला विधि का शिक्षण सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है? सूक्ष्म से स्थूल, ये सिद्धांत नहीं है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि निगमन विधि के संबंध में सही कथन है। निगमन विधि के संबंध में सही कथन है कि शिक्षार्थी मूक श्रोता होता है। शिक्षार्थी मूक श्रोता होता है, ये वाला कथन है, वो सही है। तो देखिए, साइंस मैथ के जो 15 को एग्जाम लगा था, वो कंप्लीट पेपर मैंने करवा दिया। 80 शुरुआत वाले क्वेश्चन आपको मैंने पहला वीडियो डाल रखा है, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप पहला वीडियो देखिए। 80 क्वेश्चन सभी के सेम है 15 वाले में। उसके बाद में 15 वाले के मैंने लगभग करवा दिए, और भी मैं जितने भी पेपर लगेंगे धीरे धीरे, देखो बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, वो सभी एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैं रोजाना आपको एक दो वीडियो वो देता रहूँगा, और आप धीरे धीरे हम मैटर है वो कवर कर लेंगे। एग्जाम तक आप बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पे भी मैं नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाता हूँ, PDF वगैरह भी वहाँ पे मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।